डेट है आज 24 फरवरी 2021। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर के टॉपिक। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड होंगे करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे, ये हम लास्ट में करेंगे रोज की तरह। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अभी मीटिंग हुई है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ये न्यूज़ में है, ये एक डिसीज़ है और आपको जैसे पता है यूपीएससी हर साल 1 से 2 डिसीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछता है जो न्यूज़ में होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डीप सी ट्रोलिंग, ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। अभी पुदुचेरी में क्या है, वहाँ के सीएम है, उन्होंने क्या है मेजॉरिटी नहीं साबित कर पाए, तो ये न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसमें 2019 में अमेंडमेंट किया था, कुछ संशोधन किया था, उसके बारे में क्या है जवाब मांगा था, किसी ने पिटीशन डाली थी, किसने डाली थी, क्या न्यूज़ है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया इसके बारे में, तो ये न्यूज़ है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ेंगे। एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया, किस लिए, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए, तो इसे पढ़ेंगे इसके बारे में। उथुरु थिलाफालू, ये करंटली रिसेंटली न्यूज़ में, इसके बारे में देखेंगे ये क्या है। जोल जेंसमक जीन थेरेपी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वन है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये अभी न्यूज़ में, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। ये नीति आयोग के बारे में आप जानते होंगे, इससे पहले क्या है प्लानिंग कमीशन काम करता था हमारे इंडिया में, जो 5 ईयर प्लान बनाता था। 5 ईयर प्लान जो 5 साल के लिए चलती थी, पंचवर्षीय योजनाएं। तो लास्ट प्लान था 12th 5 ईयर प्लान, जो 2012 से 2017 तक चला, 2012 से 2017 तक वो ख़त्म हो गया। लेकिन क्या है प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को गठन कर दिया, नीति आयोग बना दिया। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ना तो इसको एक्ट बना के पास किया गया, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल में संविधान में इसकी कोई प्रोविज़न है। लेकिन कैसे पास किया गया, बस एग्जीक्यूटिव ने रिजोल्यूशन पास कर दिया, उसके द्वारा बनाया गया। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है नीति आयोग। इसके प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और जो एक वाइस चेयरमैन होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं नीति आयोग में, उसमें गवर्निंग काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल होती है। तो अभी गवर्निंग काउंसिल न्यूज़ में है, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। गवर्निंग काउंसिल है जो उसकी 6th मीटिंग हुई है अभी गवर्निंग काउंसिल की। इसको चेयरमैन कौन होता है इस गवर्निंग काउंसिल का, पीएम होते हैं जी, खुद प्राइम मिनिस्टर। और इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं जी, सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और जो एलजी होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी के, वो इसके मेंबर होते हैं। तो ये मेंबर होते हैं। इसमें क्या है 6th मीटिंग में कुछ एजेंडा बनाया, इस मीटिंग ने क्या एजेंडा बनाया, उसके टारगेट हैं जी ये मेकिंग इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। इसमें कहा जो मीटिंग हुई कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में चीज़ें उसका चीज़ों को मतलब कोई भी थिंग्स प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो सके, उत्पाद हो सके, मतलब हमारी कंट्री में इंडिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें बनाई जाए, मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहीं पे बने। सेकंड इसका रखा गया एजेंडा में री इमेजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ मेजर्स लेना, स्टेप लेना। इम्प्रूविंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड हो गया, ये वगैरह बिल्डिंग हो गया, इनको क्या है इम्प्रूव करना। एक्सीलरेटिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, कैसे इसे हाई क्वालिटी बनाया जा सकता है। इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल पे क्या है जो सर्विस डिलीवरी है गवर्नमेंट की, उसे क्या है इम्प्रूव करना, जैसे जी पीडीएस सिस्टम है ग्रास रूट लेवल पे, इसे बढ़ाना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन मिलता है जो हर महीने, उसको पीडीएस बोलते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को बढ़ाना, स्वास्थ्य लोकल लेवल पे हो सके। तो ये सारे एजेंडा लिए गए इसमें। तो इसके बारे में इतना ही था। देखो जी ये भले ही आपको एजेंडा क्या है याद ना रहे, पर गवर्निंग काउंसिल क्या होती है ये याद होना चाहिए आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ये एक बीमारी है जी, डिसीज़ है। ये क्या है फर्स्ट टाइम कहाँ पे, ये कहाँ पे देखी गई, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर कहाँ पे, बिहार में एक प्लेस है जी मुजफ्फरपुर। ये लोकली इसको बिहार में बोलते हैं चमकी बुखार, चमकी बुखार इसी का नाम है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का। ये जो नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार उत्तरी बिहार है, उसकी जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज़्यादा होता है जी समर टाइम में, मतलब गर्मियों के टाइम में। अब स्टेटमेंट में ऐसा आ जाए ना विंटर के टाइम में होता है नॉर्थ बिहार में,
तो भी गलत हो जाएगा, ये याद रखना। समर जब गर्मी आती है उस टाइम में फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट होती हैं। फ्लड प्रोन का मतलब होता है जी बाढ़ग्रस्त जिले, मतलब जहाँ पे फ्लड आने का, बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं जी। इसके जो बिहार की 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 2019 में, ये वहाँ इसके केस रिपोर्ट किए गए AES के, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के। 150 से ज़्यादा चिल्ड्रन मर गए जी इसकी वजह से, इस डिसीज़ की वजह से, बीमारी की वजह से। 600 चिल्ड्रन में क्या है ये अफेक्ट हुआ जो एडमिट किए गए हॉस्पिटल्स में। कौन से हॉस्पिटल में? इंक्लूडिंग SKMCH, ये हॉस्पिटल का नाम है जी, कॉलेज भी है ये, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कम से कम 450 बच्चों को ठीक कर लिया गया। अब ये बैकग्राउंड तो जी मेंस में लिखने के लिए काम आएगा, प्री के लिए कोई काम का नहीं है। अब इसके बारे में प्री के लिए ये काम का है जी। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम होता क्या है? देखो जी, ये कोई एक सिंगल बीमारी का नाम नहीं है, बहुत सारी बीमारियों को मिला के कलेक्टिवली एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या है, जैसे कोई बीमार आदमी को हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, जैसे कोई चिल्ड्रन है जिसमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हुआ, जैसे मेंटल कन्फ्यूजन हो गया, मतलब उसे कुछ मेंटल बीमारी है, डिसओरिएंटेशन हो गया, या फिर कन्वल्जन, मतलब कन्वल्जन का मतलब होता है जी पेट में मरोड़ वगैरह हो, ऐठन वगैरह होती है। डेलीरियम एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे भ्रम वगैरह हो जाना, या फिर कोमा में चले जाना। कोमा आप जानते होंगे, बहुत मूवीज़ में देखा होगा ना, कोमा में चले जाते हैं लोग। तो ये सारी बीमारी, अब कौन कौन सी बीमारी हो, ये तो मतलब इसमें थोड़े सिम्टम टाइप जो दिखाई देते हैं, लक्षण, ये बीमारी जब हो जाती है ना एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। कोमा में चला जाता है, या बेचैनी होती है, या बुखार हो जाता है, फीवर। अब कौन कौन सी बीमारी को मिला के बोलते हैं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम? देखो जी, ये बीमारी एक तो मेनिनजाइटिस, ये किससे होती है? ये अलग ही एक बीमारी है मेनिनजाइटिस भी, लेकिन मेनिनजाइटिस वायरस और बैक्टीरिया से होती है। और एन्सेफ्लाइटिस, जिसे जापानीज एन्सेफ्लाइटिस भी बोलते हैं मोस्टली, इसमें ये वायरस से होती है, ये वायरस से होती है। और इंसेफ्लोपैथी, सेरेब्रेरियल इंसेफ्लोपैथी क्या होती है? माइंड में कोई, दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जी, उसी की बीमारी को बोलते हैं सेरेब्रल मलेरिया। ये सेरेब्रल माइंड का ही पार्ट है जी, अपने माइंड के बारे में पढ़ा होगा ना, 4-5 पार्ट होते हैं उसके। सेरेब्रल मलेरिया मतलब बुखार हो जाता है जी, फीवर हो जाता है माइंड में। स्क्रब टाइफस, ये कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होते हैं, सेरेब्रल मलेरिया और स्क्रब टाइफस। तो इन सबको मिला के ना, इस सारी बीमारी को मिला के एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बोलते हैं इन सारी बीमारियों को। तो ये आपको याद रखना, स्टेटमेंट में आ जाए कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम में केवल एक ही बीमारी को बोलते हैं, वो गलत हो जाएगा। जैसे मेनिनजाइटिस को ही बोलते हैं ओनली, तो ओनली वर्ड आए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों को मिला के बोलते हैं। अब इस जो डिसीज़ है ये मोस्टली अफेक्ट किसको करती है? ये सबसे ज़्यादा होती है चिल्ड्रन को या यंग एडल्ट को, जो जवान लोग होते हैं जी, या फिर चिल्ड्रन, बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है। और मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी भी हो सकती है इसकी वजह से। इसका मतलब है जी डेथ भी हो सकती है, डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अब इसके सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है जी? जब बीमारी ये हो जाती है, ऑलरेडी हम जान ही चुके हैं क्या क्या है। एक तो मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है, मतलब मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, भ्रम होने लगता है, डिसओरिएंटेशन, डेलीरियम, कोमा, समझे? ये सारी बीमारी होती है इसमें, मतलब लक्षण ये दिखाई देते हैं। अब कॉज क्या है जी इस डिसीज़ के होने के, मतलब किस कारणों से होती है जी ये बीमारी, जो डिसीज़ होती है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। ये जी डिसीज़ क्या है, बहुत सारे एजेंट है इसके। जैसे हमने जाना कि एक सिंगल बीमारी को तो बोलते नहीं है, बहुत सारी बीमारियों को मिला के बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया से भी हो सकती है, फंगी से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, और मैनी अदर एजेंट, कोई से भी एजेंट हो, मतलब उनसे भी हो सकती है। अब जैसे आप जानते हो बैक्टीरिया से, टीबी है जी बैक्टीरिया से होता है, समझे? तो जैसे टाइफाइड है बैक्टीरिया से होता है, जैसे कोविड-19 है किससे होता है? वायरस से, कोरोना वायरस से। तो ऐसे ये जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है ये सबसे हो सकती है, बैक्टीरिया से भी, फंगी से भी, वायरस से भी, और सबसे, ये याद रखना आपको। और ये जो है मेजरली इंडिया में कितना कॉज करती है? लगभग जो एन्सेफ्लाइटिस, ये जापानीज एन्सेफ्लाइटिस वायरस है ना, मोस्टली क्या है, मेनली ये मेजर कॉज है एक्यूट एन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम का इंडिया में। इसकी वजह से जापानीज जो एन्सेफ्लाइटिस वायरस है, इसकी वजह से 5 to 35% लोग बीमार होते हैं इसमें। और ये जो है AES एक्यूट एन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ये नीपा वायरस और जीका वायरस से भी हो सकती है, ये सिक के थ्रू भी फैल सकती है। अब एक न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा लीची की वजह से भी ये बीमारी हो रही है, चमकी बुखार। अब लीची कैसे अफेक्ट करता है? लीची एक फ्रूट है जी, आपने खाया होगा, लीची फल है, फ्रूट। कैसे अफेक्ट करता है इंडिया में? देखो जी, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में क्या है, चिल्ड्रन क्या है,
अनराइप लीची फ्रूट खाते हैं ऑन एम्प्टी स्टोमक, तो जब इसकी वजह से हो सकती है ये, मतलब अगर खाली पेट आप सुबह सुबह, अनराइप का मतलब है जी पकी हुई ना हो, जो लीची जैसे कच्ची हो, कच्ची लीची को आप खाओ खाली पेट, तो चांसेस होते हैं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम होने के। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जी जो अनराइप फ्रूट होते हैं, इनमें क्या होता है, कच्चे जो फल होते हैं, कच्चे फल जो होते हैं उनमें क्या है, टॉक्सिन होता है, एक जिसका नाम है हाइपोग्लाइसिन ए और दूसरे का नाम है MCPG। ये क्या है, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन। तो ये टॉक्सिन होते हैं दो, जिसकी वजह से क्या है, वॉमिटिंग हो जाती है इसे खाने पे। अगर अनराइप फ्रूट खाएंगे, इनमें दो टॉक्सिन होते हैं जिनकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। इसलिए कभी भी खाली पेट क्या है, एम्प्टी स्टोमक फ्रूट नहीं खाने चाहिए, और ये लीची तो बिल्कुल भी नहीं, समझे। तो वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं आपको ये खाने से। और जब जो है ये हाइपोग्लाइसिन ए है, ये नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है, जो कि अनराइप्ड लीची फ्रूट में पाया जाता है, लीची में जो कच्ची लीची होती है उसमें पाया जाता है ये, जिसकी वजह से सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब बहुत ही, मतलब आप उल्टियाँ ही होती जा रही उल्टियाँ आपको। अगर ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं उस बीमारी का नाम होता है जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस। तो इस, और जो ये MCPG होता है जो हमने पढ़ा, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन, ये एक पॉइजनस कंपाउंड है जो लीची के सीड में पाया जाता है, मतलब जो लीची के बीज होते हैं उसमें। तो इनकी वजह से क्या है, ये चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, और ज़्यादातर ये अननोरिश्ड चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। अननोरिश्ड कौन से होते हैं जी, अंडर नोरिश्ड। अंडर नोरिश्ड का क्या मतलब है जी, जैसे मान लो आपने खाना तो खा लिया जी, राइस खा लिया आपने, पेट भर गया आपका, लेकिन क्या राइस से आपको न्यूट्रिशन मिल गए, सारे पोषक तत्व मिल गए जितना आपको ज़रूरत थी बॉडी को, प्रोटीन जितनी ज़रूरत थी आपको, जितना विटामिन की ज़रूरत थी, ABCD सारी विटामिन, या फिर जितना आपको कोई मिनरल्स चाहिए थे, तो ये सारे क्या मिनरल्स मिल गए आपको, न्यूट्रिशन मिल गया? नहीं, सिर्फ राइस से नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ पेट भरने से क्या है, न्यूट्रिशन नहीं मिलते। तो क्या होता है, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं, मान लो जो अंडर नूरिश्ड होते हैं, गरीब बच्चे, क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ से पेट भर लेते हैं, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलता ना, उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो उन्हीं को अफेक्ट क्यों करता है, क्योंकि अंडर नूरिश्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ब्रेन माल फंक्शन हो जाता है, मतलब दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, जिसको बोलते हैं इंसेफ्लोपैथी बोलते हैं इसको। जब ब्रेन माल फंक्शन होता है, ब्रेन माल फंक्शन का मतलब है जी दिमाग जब काम नहीं करता ठीक से, मिस फंक्शन करता है, माल फंक्शन का मतलब। तो इससे क्या होता है, डेथ भी हो सकती है, कोमा में जा सकता है जो चिल्ड्रन है, समझे। अब इसकी वजह से क्या है, जो अंडर नूरिश चिल्ड्रन है उनमें सफिशिएंट ग्लूकोज तो होता नहीं है जी उनके ब्लड में। इसकी वजह से क्या है, जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में ब्लड में, तो ये जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है इन फूड से। इसकी वजह से क्या है, जो ब्लड में शुगर लेवल है वो लो हो जाता है, घट जाता है। देखो जी, ब्लड में क्या है, शुगर लेवल का मेंटेन होना चाहिए, शुगर को बोलते हैं शर्करा का लेवल, शुगर का लेवल ब्लड में, खून में वो मेंटेन होना चाहिए, ना तो जितना ज़रूरत है ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, समझे। तो ये जब लो हो जाता है तो इसकी वजह से क्या है, चांसेस होते हैं कि उस चिल्ड्रन को ज़्यादा अफेक्ट करे ये बीमारी, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। तो इसकी वजह से क्या है, ब्रेन का जो फंक्शन है वो इसे कॉज करता है सीरियस मतलब ब्रेन का फंक्शन अच्छे से काम नहीं करता, दिमाग। अब इसके लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, मतलब इसे ठीक करने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। देखो तो एक तो ये है कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, मतलब लोगों को साफ पानी दिया जाए पीने के लिए, और प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो। मतलब आप, सैनिटेशन का मतलब है जी जैसे आप हाथ वगैरह अच्छे से धो, जब खाना खाओ उससे पहले साफ़ सफाई से रहो, और इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। क्योंकि देखो जी, बीमारी अंडर नूरिश्ड है चिल्ड्रन, उनको ज़्यादा होती है, तो क्या है, उन्हें न्यूट्रिशन दिया जाए, चिल्ड्रन को अच्छी डाइट दी जाए, तो क्या है, ये बीमारी होने के कम चांसेस रहेंगे। दूसरा, बीमारी फैलने से पहले प्रिपरेटिव मेजर्स लेने चाहिए, पहले से ही तैयार रहना चाहिए। वेक्टर कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है, बेटर अवेयरनेस जनरेशन, मतलब चिल्ड्रन, पेरेंट्स में, आंगनवाड़ी वर्कर्स में जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस बेटर, ताकि इसके बीमारी से बचा जा सके, कि कैसे कैसे इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो ये सारे मेजर्स लेके इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट है जी अपना
डीप सी ट्रोलिंग, ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जी केरल ने जी एक एग्रीमेंट किया था अमेरिका की कंपनी से, यूएस की कंपनी से। वो कौन सी कंपनी थी? EMCC इंटरनेशनल, इस कंपनी से किया था कि वो डीप सी ट्रोलिंग क्या है कि इसका मतलब डेवलपमेंट करेगी केरल में, और वो इससे फिशिंग के लिए यूज़ होती है डीप सी ट्रोलिंग। फिशिंग पकड़ने का मतलब मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र से। लेकिन अभी केरल ने क्या है, अनल कर दिया उस एग्रीमेंट को, मतलब रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया एग्रीमेंट को इस कंपनी से। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, समझ रहे हो। अब ये डीप सी ट्रोलिंग होता क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केरल ने उसे रद्द किया नहीं किया वो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये से पढ़ते हैं। अब ये जी देखो डीप सी ट्रोलिंग, ये जी डीप सी ट्रोलिंग मतलब एक जाल सा होता है जिसकी वजह से क्या है मछलियाँ पकड़ते हैं समुद्र में, ये डीप सी ट्रोलिंग होती है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। डीप सी ट्रोलिंग क्या है, एक इंडस्ट्रियल वे या मेथड होता है फिशिंग का, मतलब फिशिंग करने का, मछलियाँ पकड़ने का मेथड ही है, जिससे एक लार्ज नेट होता है, हैवी वेट नेट। ये देखो जी जो नेट दिखाई दे रहा है आपको, ये जाल, ये इसका हैवी वेट होता है, इसे समुद्र में डालते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। ये जाल इतना हैवी होता है जी, सी फ्लोर तक भी चला जाता है, जो समुद्र का तल होता है वहाँ तक चला जाता है। मतलब क्योंकि क्या है, किनारों से ही पकड़ते हैं ना मछलियाँ, समुद्र का जो ओशियंस के क्या है बैंक होते हैं, तो सी फ्लोर तक ये चला जाता है। जिससे क्या है, इसमें फिशेस, श्रिम्प, कोड, ये मैरीन एनिमल्स ही हैं जी सारे, इनको एक साथ ये जाल अपने अंदर लेके आ जाता है बाहर। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है जी, कोई नुकसान है इससे? नुकसान है जी, और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इससे क्या क्या नुकसान होते हैं? इससे नुकसान ये होते हैं जी, जो मैरीन प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो भी इसके साथ साथ मर जाते हैं। मान लो ये फिश मछलियाँ पकड़ रहे हो, जाल फेंका, जो हमें एनिमल्स चाहिए भी नहीं वो भी क्या मर जाते हैं, इसकी वजह से डेथ हो जाती है उनकी लाइफ को इम्पेक्ट करता है। प्लांट्स वगैरह होते हैं समुद्र में, पौधे, वो भी क्या है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इसकी वजह से। तो एक तरह से जो इन्वायरमेंट है उस पर इफ़ेक्ट करते हैं ओशियंस में। तो ये इसका इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। वट नेक्स्ट इन पुदुचेरी एज नारायण स्वामी लूजेज ट्रस्ट वोट। ट्रस्ट वोट का मतलब क्या होता है जी? विश्वास मत। ट्रस्ट वोट है जी कि आपकी, जैसे मान लो लोकसभा हो या फिर हो विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरी की या फिर स्टेट की, उसमें क्या है, जैसे आपको पता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को क्या चाहिए? मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब है जी जितने मेंबर हैं, मान लो 200 मेंबर हैं तो हाफ से ज़्यादा मेंबर चाहिए। मतलब 200 मेंबर हैं किसी विधानसभा में, तो हाफ से ज़्यादा का मतलब है 100 + 1, हाफ 100 हो गया और +1 101 मेंबर चाहिए। ये एग्जाम्पल लिया है। अब इसमें क्या है, पुदुचेरी में जैसे आपको पता होगा, अभी पुदुचेरी की जो गवर्नर थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी थी, उन्हें हटा दिया किरण बेदी जी को। अब क्या है, जो वहाँ की तेलंगाना की गवर्नर थी जी, ये तमिलसाई सुंदराराजन, इन्हीं को क्या है LG बना दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका? पुदुचेरी का। तो एक गवर्नर को दूसरी, पहली बात तो ये पढ़ना हमें, एक गवर्नर को क्या दूसरी यूनियन टेरिटरी या स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है? उसका जवाब है यस। क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था प्रोविज़न? देखो जी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब ये प्रोविज़न नहीं था कि एक गवर्नर को दूसरे स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है, एक साथ 2 स्टेट का, तब नहीं था। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब? 1956 में। तब ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई, संविधान में, कि एक गवर्नर को, एक स्टेट के गवर्नर को एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न नहीं था। अब जब ये गवर्नर बना दिए पुदुचेरी के, तो इन्होंने क्या है, नारायण स्वामी से कहा कि भाई साहब आप ट्रस्ट वोट दिखाओ कि मेजॉरिटी है नहीं है, ये बताओ, आप दिखाओ। तो मेजॉरिटी दिखाने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। ये कॉन्फिडेंस मोशन आपने पढ़ा होगा, ये पॉलिटी की बुक में, लक्ष्मीकांत 1-2 बार तो पढ़ी दी होगी अभी तक आपने। तो ये कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। इसमें क्या है, ये दिखाते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है नहीं है। जो ये मोशन का मतलब है जी गति होता है, गति यानी कि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कोई जाना, मतलब ये क्या जाता है, एक कागज़ है जिस पे लिखा है कॉन्फिडेंस मोशन, और इसकी वजह से क्या है, ये एक मेंबर से दूसरे मेंबर के पास जाता है। वो अगर जो सपोर्ट करते हैं यस लिख देंगे, जो नहीं करते नो लिख देंगे। तो अगर मेजॉरिटी है इसके पास तो क्या है, इसकी गवर्नमेंट टिक जाएगी। लेकिन अभी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब इन्होंने रिज़ाइन दे दिया CM ने, तो अब आगे क्या होगा, पॉसिबल सिनेरियो क्या है,
भाई सीएम तो होना ही चाहिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सीएम का पद खाली नहीं होना चाहिए। तो अब उनके पास क्या बचता है, जो एलजी हैं उनकी डिस्क्रेशनरी पावर शुरू हो जाती है। डिस्क्रेशनरी का मतलब है जी अपनी इच्छा से अब ये कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ भी में उसमें कर सकते हैं। ये अपोजिशन को चांस दे सकते हैं। जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं वो क्या गवर्नमेंट बना सकते हैं अगर उनके पास मेजोरिटी है, वो साबित करके दिखाएं, वो दिखाएं मेजोरिटी, मतलब मोशन लेके आए कि आपके पास मेजोरिटी है तो आप गवर्नमेंट बनाओ। अगर नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है एलजी के पास, एलजी के पास फिर ऑप्शन है जी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, कि फिर वो प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि इसमें यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है, ये 356। इसके लिए एक लेक्चर भी बनाया हुआ है मैंने, तो आप देख सकते हो। करंट विद जीएस लिखा है, वहाँ क्लिक करोगे प्लेलिस्ट आ जाएगी, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो उसमें सारा बताया गया है, 4 से 5 मिनट का लेक्चर है। तो एलजी क्या है, प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर सकते हैं। अगर रिकमेंड ना भी करें तो भी प्रेसिडेंट क्या है, लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि इलेक्शन क्या है अभी होने वाले हैं उसमें यूनियन टेरिटरी में। तो इसलिए क्या प्रेसिडेंट रूल भी रेफ़र कर सकते हैं एलजी। अगर नहीं भी होने वाले होते इलेक्शन तब भी रेफ़र कर सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो नारायण स्वामी है उनको क्या है, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे अगर प्रेसिडेंट रूल क्या है नहीं भी रेफ़र किया, अगर रेफ़र कर भी दिया या फिर नहीं भी रेफ़र किया, इलेक्शन होने वाले हैं मान लो, अगर प्रेसिडेंट रूल रेफ़र नहीं किया, इलेक्शन होने वाले, इलेक्शन होने के 1 महीना है 2 महीना है, तो क्या है इलेक्शन के लिए 2 महीने तक वेट करेंगे। और तब तक क्या है उन्हीं को, नारायण स्वामी जो सीएम है किसके, पुदुचेरी के, तो उन्हें ही जो एलजी हैं कह सकते हैं आप ही सीएम रहोगे तब तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। और इस टाइम में जब इलेक्शन रहेंगे ना, क्योंकि इन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन दे दिया अपने पद से, लेकिन इन्हें बोल सकते हैं कि आप तब तक सीएम रहो तब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। तो तब तक ये सीएम रहेंगे ना, तो इन्हें सीएम नहीं बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा केयर टेकर सीएम। तो ये केयर टेकर सीएम रहेंगे, मतलब कि उनका पद संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, केयर टेकर सीएम क्या होते हैं, मतलब इन्हें बस सीएम का पद संभालते हैं जब इलेक्शन आता है। ऐसी केयर टेकर पीएम भी होते हैं जी, जब इलेक्शन आता है तो अपना उनका कार्यकाल जब ख़त्म हो जाता है ना, टर्म 5 ईयर की टर्म ख़त्म हो जाती है, तो तब तक इलेक्शन नहीं होते, तब तक वो केयर टेकर पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, केयर टेकर प्रधानमंत्री। तो इसमें इतना ही बताना था जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अमेंडमेंट्स मेड टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये एक अमेंडमेंट किया गया जी, किसमें, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपने पढ़ा ही होगा, कब पास हुआ, 2005 में, 2005 में पास हुआ। इसमें अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने 2019 में, 2019 में। अमेंडमेंट का मतलब है जी संशोधन, कुछ सुधार किए, इसमें रिफॉर्म किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि एक पार्लियामेंटेरियन है, मतलब एमपी हैं जी, एक जयराम रमेश, आपने नाम सुना होगा न्यूज़ में। जयराम रमेश ने क्या कहा जी, इन्होंने पिटीशन डाली गवर्नमेंट के पास। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो आपने संशोधन किया, अमेंडमेंट किए हैं, उनको चैलेंज किया इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, जो इन्होंने संशोधन किए गवर्नमेंट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया इसकी पिटीशन का, जयराम रमेश की पिटीशन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना किया यूनियन गवर्नमेंट को कि आपने क्यों भाई साहब रिप्लाई क्यों नहीं दिया इसका। तो इसलिए न्यूज़ में जी ये अब इशू है क्या जी, पिटिशनर ने कहा, पिटिशनर का मतलब है जी याचिकाकर्ता, जिसने याचिका डाली गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट, मतलब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया आप दो इन्फॉर्मेशन। तो उनका आर्ग्यू है जी, उन्होंने कहा जो अमेंडमेंट किए गए हैं ना ये सेंटर ने, तो क्या है जो आरटीआई में एक्ट में अमेंडमेंट किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, ये संशोधन क्या है जी, ये सेंटर को अनपैरेलल्ड पावर देते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं। किस लिए, वो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनके रिगार्डिंग, उनके टेन्योर के रिगार्डिंग, सैलरी से रिगार्डिंग, सर्विस कंडीशन से रिगार्डिंग, अब क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिक्स करेगी, इन्हें डिफाइन करेगी। पहले क्या है एक्ट में लिखा हुआ था इनकी टेन्योर इतने साल का रहेगा, सैलरी इतनी रहेगी, सर्विस कंडीशन इतनी रहेंगी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जी ये सब कुछ, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है जी इशू। जो पिटिशनर है उसने कहा कि आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है और इसके रूल्स हैं, वो क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या है, इसका रोल क्या है, गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, इसका ट्रिपल्ड कर दिया, मतलब इसका घटा दिया है इसका रोल। तो इसकी पावर फंक्शनिंग जो इंडिपेंडेंस है वो कम कर दी है। अब अमेंडमेंट है क्या जी, क्या अमेंडमेंट किए, संशोधन क्या किया इस एक्ट में, 2005 के एक्ट में जो अमेंडमेंट किए 2019 में था क्या, उनमें देखो जी, ये मेनली ये है जी अमेंडमेंट, मेन ये न्यूज़पेपर में था जी, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या है जी,
देखो जी, एम्पावरमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो अमेंडमेंट की है, कि उनकी सैलरी और अदर टर्म ऑफ सर्विस कंडीशन जितने भी इंफॉर्मेशन कमीशन किए हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे CIC होता है जी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है जी स्टेट लेवल पे। तो इन दोनों की सर्विस कंडीशन और सैलरी कितनी डिफाइन करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। जो 2005 का एक्ट था, ये जी ब्लू से दिखाया गया है ये। तो इसमें क्या था, इसमें था जो CIC है और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, उनका टेन्योर 5 साल तक रहेगा। लेकिन अब अमेंडमेंट क्या कर दिया, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नोटिफाई करेगी कि कितने साल तक आप रहोगे, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे, दोनों के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। पहले क्या था कि CIC की जो सैलरी थी इक्विवेलेंट था जी चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के, और जितने भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे उनके स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, जितने भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट के चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन्फॉर्मेशन सेंट्रल मतलब चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे स्टेट लेवल पे, उनको क्या है जो इलेक्शन कमिश्नर होते थे उनके रिगार्डिंग क्या है, ये पहले आप ढंग से देखो जी। जो क्या था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सेंट्रल लेवल पे या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और जो स्टेट लेवल पे जो थे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उनकी सैलरी क्या होती थी, इनके बराबर होती थी। जो सेंट्रल लेवल पे थे उनके तो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, जो स्टेट लेवल पे थे उनके स्टेट लेवल पे जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनके बराबर सैलरी थी। समझ गए आप, मतलब कि जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे वो क्या है, सेंट्रल लेवल पे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे या कमिश्नर, उनकी जो सैलरी वगैरह थी इक्विवेलेंट थी किसके, जो स्टेट मतलब सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमिश्नर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और स्टेट पे जो थे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर उनकी जो चीफ सेक्रेटरी है स्टेट लेवल पे उनके बराबर थी। लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिफाइन करेगी कितनी सैलरी रहेगी आपकी, कितने हम पैसे देंगे आपको पर मंथ सारे ऑफिसर की, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी डिफाइन। पहले 2005 में क्या था कि जो ऑफिसर थे जो भी पेंशन वगैरह रिसीव करते थे, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट लेते थे अपनी सैलरी के अलावा, देखो जी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो, किसी रिटायर ऑफिसर को भी बनाया जा सकता है इसमें। मतलब जो जैसे जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे रिटायर हैं, जैसे सर्विंग है, उनको बनाया जा सकता था। लेकिन जो क्या है, पहले जो सैलरी मिलती थी उन्हें, पेंशन मिलती थी, सैलरी मिलती थी, रिटायरमेंट की पेंशन मिलती थी, तो ये सैलरी क्या है रिड्यूस कर दी जाती थी। मान लो पहले आप जज थे, रिटायर हो गए और आपको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया सेंट्रल लेवल पे, तो आपकी जो पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट की पेंशन, समझे, तो जितनी पेंशन मिल रही है ना आपको वो सैलरी में से घटा दी जाएगी। जैसे सैलरी आपकी मान लो 1 लाख है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की मान लो, और इसे पेंशन मिल रही है जी 50,000 पहले जज की, तो इसकी सैलरी सिर्फ 50,000 दी जाएगी क्योंकि सैलरी इसे पेंशन से भी मिल रहा है। तो ये प्रोविज़न था। लेकिन अब ये प्रोविज़न क्या है, ये प्रोविज़न हटा दी गई है कि आपको भले ही पेंशन भी मिल रही है सैलरी पूरी मिलेगी, ये हटा दी गई है प्रोविज़न। क्योंकि अब तो निर्धारित कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी देनी है नहीं देनी, कितनी देनी है। तो अब इसमें ये देखो जी ये सारे लिखे हुए हैं, सेंटर ने क्या पावर हो गई है कि सैलरी सर्विस कंडीशन सारी जितनी देनी है स्टेट लेवल पे भी सेंट्रल पे भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या है, उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, उनकी नियुक्ति। ओरिजिनल एक्ट में यही था, जो सर्विस कंडीशन है, जितने पेंशन सैलरी अलाउंस है, वो जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन था उसकी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से होती थी सैलरी वगैरह कंडीशन वगैरह। और स्टेट पे थे उनकी चीफ सेक्रेटरी होते जाने, स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी, तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी वगैरह सैलरी अलाउंसेस सब इसके बराबर थी। लेकिन अमेंडमेंट कर दिया गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी सब कुछ। अब इसे क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, इसकी आलोचना क्यों की जा रही है, संशोधन किए जो इनकी इसलिए की जा रही है जी, एक तो ये कि जैसा हमने पढ़ा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस पे क्या है थ्रेट, एक तरह से उनकी आज़ादी कम हो जाएगी, इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्या है जी, जो CIC है ICG मतलब चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट के चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, वो पहले क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, इनको बनाया कर जाता था। लेकिन अब ये रिड्यूस कर दिया, हाई कोर्ट के जज को भी बनाया जा सकता है। और हाई कोर्ट के जज क्या है, जब सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज पे डायरेक्शन देंगे तो इनकी एबिलिटी क्या है, मतलब रिड्यूस करेगा एक तरह से, मतलब
ये कहा जा रहा है, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर पे क्या केस कर रहे हो, हाई कोर्ट के जज से करवा रहे हो। मतलब कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जज तो होना चाहिए इसका, जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है। और पहले यही था, लेकिन अब वो क्या रिमूव कर दिया है, अब हाई कोर्ट के जज को भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जी क्रिटिसाइज इसके बारे में। देखो जी, जो अमेंडमेंट है ये तो ऑलरेडी हम कई बार पढ़ ही चुके हैं इसमें, कि सेंटर क्या है रूल्स बनाएगी, टेन्योर कितना है, कितने साल तक आप रहोगे, सैलरी अलाउंसेस, सब सर्विस कंडीशन सब यही बनाएगी। तो इस तरह से क्या है, इस इंस्टीट्यूशन को वीक ही कर देता है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को। और क्या जी इसमें, अब गवर्नमेंट क्या कह रही है जी अपने बचाव में, गवर्नमेंट हेल्ड, मतलब एक तो पहली बात तो ये जी, गवर्नमेंट ने इससे क्या है, एक क्रिटिसिज्म ये है कि गवर्नमेंट ने क्या है, पब्लिक कंसल्टेशन नहीं किया था जब अमेंडमेंट किया था 2019 में, पब्लिक से कोई कंसल्टेशन नहीं किया था। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है अपने बचाव में, गवर्नमेंट कह रही है जी, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है कि अमेंडमेंट क्यों लाए गए, वाई दिस अमेंडमेंट आर ब्रिंगिंग, मतलब क्यों लेके आए गए, क्यों लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट। देखो जी, पहली बात तो स्टेट, मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने बचाव में बोल रही है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, इनका जो क्या है स्टेटस डिफरेंट होना चाहिए। तो हमने स्टेटस को रैशनलाइज किया है, दोनों के सर्विस कंडीशन और स्टेटस डिफरेंट किया है, क्योंकि दोनों का डिफरेंट काम है, अलग अलग काम है दोनों का। तो एक तो ये बोल रही है। सेकंड क्या है, ये आप मेंस के आंसर में लिखने के लिए काम आ सकते हैं आपके। और जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो क्या है, उसे स्टेटस पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का था, लेकिन इसके जो जजमेंट था उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट का जज क्या है जी, दे रहा है डिसीजन और हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि इसलिए हमने घटा के हाई कोर्ट के जज को भी बनाया जा सकता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो ये प्रोविज़न हमने इसलिए किया। तो इसलिए क्या है, तो जो ये कहा है कि जब 2005 में ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया गया था, ये जल्दी में पास किया था, इन्हें हरी, तो हमने इसलिए क्या है आरटीआई स्ट्रक्चर को वीक नहीं किया बल्कि स्ट्रेंथन किया है और इसमें प्रोविज़न ऐड करके। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है जी। इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये क्या है जी, देखो जी, साइबर सिक्योरिटी का मतलब है जी जो इंटरनेट के थ्रू वगैरह जो अटैक होते हैं, हैकिंग हो जाती है, डेटा की चोरी हो जाता है। जैसे मान लो एटीएम, आपने सुना होगा एटीएम हैक हो गए, बहुत ज़्यादा पैसे वैसे निकाल लेते हैं, तो ये सब सारे साइबर अटैक में, साइबर सिक्योरिटी में आते हैं। साइबर अटैक तो उनके लिए साइबर सिक्योरिटी की जाती है, साइबर मतलब कि इनसे सुरक्षा की जा सके। तो इनके लिए क्या है, अभी रेलवे मिनिस्ट्री ने क्या है साइबर अटैक से बचने के लिए सीडेक को बोला है। सीडेक क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये एक सेंटर है जी जो मिनिस्ट्री ऑफ किसके काम करता है, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है, इसे डिटेल में देखेंगे हम बाद में। तो सीडेक को कहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कि आप अपने जितने भी ऑफिशियल है ना, आपके स्टाफ काम करता है, उसको आप एजुकेट करो, शिक्षा दो, किसके बारे में, इंटरनेट एथिक्स के बारे में, साइबर हाइजीन के बारे में, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, जो आईटी इक्विपमेंट के बारे में, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, जिससे कि साइबर अटैक से बचाया जा सके, कि कोई डेटा हैक वगैरह ना कर सके, चोरी ना कर सके, इसके बारे में पूरा दो। तो ये क्या है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का ही पार्ट है जो रेलवे मिनिस्ट्री ने बोला है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी जी क्योंकि ऑनलाइन अब सारी बुकिंग होती हैं, टिकटें रेलवे में भी कम से कम 6.61 करोड़ पैसेंजर ने बुक की 2019 में। और क्या है, कम से कम रेवेन्यू कितना आया इनसे, इतना 3962.27 करोड़ के लगभग। ये कितना आया कितना नहीं आया ये ज़रूरत नहीं है, बस ये जानो क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अब सारे यूज़ होते हैं। और पैंडेमिक में जब से कोविड-19 आया तो इलेक्ट्रॉनिक गजेट का मोड का ज़्यादा यूज़ होने लगा कम्युनिकेशन के लिए। सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट वगैरह सब कुछ करते हैं, तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है, साइबर अटैकिंग से बचा जा सके, इसलिए क्या है सीडेक को बोला है रेलवे मिनिस्ट्री ने। अब ये सीडेक क्या है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। सीडेक क्या है जी, ये एक बार ये इसके जानने से पहले पढ़ो आप 1998 की कहानी। 1998 में क्या हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, कौन थे, राजीव गांधी जी। 1998 से पहले की बात है जी ये, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी जी गए थे यूएस से अमेरिका, उन्होंने कहा था, अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि हमें सुपर कंप्यूटर दे दो। सुपर कंप्यूटर उन्होंने दिया नहीं, यूएसए ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं भाई साहब हम सुपर कंप्यूटर कैसे देते हैं, तो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी। तो राजीव गांधी जी आ जाते हैं जी मायूस होके, कोई बात नहीं, अब ये सीडेक बनाते हैं जी फिर आके।
तो सीडेक क्या है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस रिसर्च, ये एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। ये 1988 में बनाई जाती है। इसका काम क्या था, सिर्फ सुपर कंप्यूटर बनाओ जी आप। USA ने हमसे मना कर दिया, अब आप सुपर कंप्यूटर अपने देश में बनाओ। तो इन्होंने जी अपनी काबिलियत दिखाई, एबिलिटी दिखाई, कैपेसिटी, और सीडेक ने सुपर कंप्यूटर बना कर दे दिया 1998 में। पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का परम नाम था। तो ये इसलिए बनाई गई थी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसके बारे में। स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, अभी एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के पिलखुवा जगह में बनाया गया है, सिचुएटेड है। मतलब ये कहाँ पे सिचुएटेड, पहले ही बना हुआ है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। ये फैसिलिटी क्या है, क्रिएट की गई है अभी किस लिए, जो ये फायर सेफ्टी ट्रेनिंग है ना, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दे सके। जैसे मान लो कहीं आग लग जाए जी, कैसे बुझानी है, फायर लग जाए, तो इसके बारे में ट्रेनिंग देना। तो ये क्या है, कौन देगा इसे जी, एक दिल्ली बेस्ड DRDO की एक लैब है जी, DRDO लेबोरेटरी सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। ये क्या है जी, इसका टारगेट है कि जो ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया जाएगा उन्हें, कि फायर सेफ्टी टेक्नोलॉजी के बारे में, कि कैसे क्या है लाइव्स को बचाया जाए, ह्यूमन लाइव्स को, जैसे आग वाग लग जाए तो कैसे उसे बचाया जाए, कैसे ह्यूमंस को बचाया जाए। तो इसके बारे में स्किल प्रोवाइड करेंगे जी ये जो भी पर्सनल है, कर्मचारी वगैरह हैं। तो इंडिया में ऐसी फर्स्ट टाइप की होगी जी ये ट्रेनिंग जो होगी, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, जिसमें क्या है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा और एवेल्यूएशन किया जाएगा जी रियलिस्टिक स्केल्स पे। जो भी चैलेंज आते हैं जी डिफेंस फायर सर्विसेज में, उनको क्या है, इनके पर्सनल है जो कर्मचारी हैं उनको स्किल्स दी जाएगी। तो इसके बारे में इतना ही था जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी उथुरू थिला फालू, ये क्या जी, एक जगह का नाम है। कहाँ पे, ये मालदीव्स में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखो जी, मैच द फॉलोइंग में ऐसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ये कहाँ पे, उथुरू थिला फालू। ये मालदीव्स में, इंडिया और मालदीव्स ने अभी एक एग्रीमेंट किया है, किस लिए, ताकि नेशनल डिफेंस फॉरेस्ट कोस्ट गार्ड है जो हार्बर, ये मालदीव में जी, इसको क्या है डेवलप करने के लिए, हार्बर एक तरह से पोर्ट मान लो जी, बंदरगाह, इसको डेवलप करने के लिए ये एग्रीमेंट किया जी इंडिया ने मालदीव के साथ। तो इसमें क्या है, कैपेबिलिटी बढ़ाई जाएगी मालदीवियन डिफेंस फोर्स की, उसको इन्हेंस करने के लिए। जो भी डिफेंस फोर्स की क्या है कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए क्या है, मालदीव गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया जी इंडिया से। तो ये हार्बर को भी डेवलप किया जाएगा जो पोर्ट है यहाँ पे। तो ये जगह कहाँ पे, ये याद रखना है आपको, ये सिफवारू, उथुरू, थिलाफालू। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी जोलजेंस्मा जीन थेरेपी, एक जीन थेरेपी का नाम है जी। जीन थेरेपी का मतलब है ये एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिसकी वजह से मान लो कोई जीन का डिफेक्ट हो रखा है किसी की बॉडी में, तो उस डिफेक्ट को मतलब सही किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है इंजेक्शन देके। ये 2019 में US गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था कि ये थेरेपी है जो जोलजेंस्मा जीन थेरेपी 2 साल से कम उम्र के बच्चों पे परफॉर्म की जा सकती है। तो इस तरह से क्या है, इंजेक्शन देके जो डिफेक्टिव जीन होते हैं, जो जीन खराब हो गया उसको सही किया जा सकता है। अब इस फिगर से समझो, ये जी फिगर, अब इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखो जी, एक होती है जीन थेरेपी, अगर आपको सही नहीं दिखाई दे रहा तो और जूम कर लेते हैं। ये देखो जीन थेरेपी में क्या होता है कि किसी भी जीन को, जीन ऐसे कुछ दिखाई देता है, ये देखो आप जीन, जैसे मान लो ये जीन, ये यहाँ से जीन डिफेक्ट हो गया इसका, इसकी वजह से आपको कोई डिसीज़ होगी बच्चे को, तो इस जीन को क्या है, इस जीन डिफेक्टिव जीन को यहाँ से हटा के ये दूसरा सही जीन, हेल्दी जीन फिट कर दिया जाएगा इंजेक्शन के जरिए, समझ रहे हो। तो ये जीन आपके ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा जी बॉडी में जाके, तो डिसीज़ ठीक हो सकती है, बीमारी क्योंकि इस डिफेक्टिव जीन की वजह से जो भी बीमारी हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन रिमूवल चेंज, मतलब जीन का जो डिफेक्टिव जीन मटेरियल है उसको क्योर करने के लिए, डिसीज़ को सही करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है जी, जीन का रिमूवल करके हेल्दी जीन फिट किया जाता है इसमें। इस जेनेटिक कंटेंट में क्या होता है, यूजुअली ट्रांसफर वाया कैरियर और वेक्टर टू द अप्रोप्रिएट सेल ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी में सेल्स होती हैं जी, जो भी अप्रोप्रिएट सेल, उसमें क्या डिफेक्ट होता है उसमें चेंजेस किए जाते हैं इसके थ्रू। एक होता है जी सेल थेरेपी। सेल थेरेपी में क्या होता है जी, सेल थेरेपी में होता है जो लाइव सेल्स होती है उसी को क्या है ट्रांसफ़र किया जाता है डिसीज़ को क्योर करने के लिए। इसमें तो क्या है, जीन थेरेपी में तो जीन क्या है इंसर्ट किया जाता है, इसमें पूरी सेल ही ट्रांसफ़र की जाती है। सेल पेशेंट में अपनी सेल भी हो सकती है जी, पेशेंट की, मान लो पेशेंट की ब्लड सैंपल लिया, उससे सेल निकाली और जहाँ डिफेक्टिव सेल है जी वहाँ इंसर्ट कर दी, तो सेल को चेंज कर दिया,
उसकी खुद की सेल भी ले सकते हैं पेशेंट की। जब खुद की सेल होती है पेशेंट की, पेशेंट जो बीमार आदमी है उसको बोल रहे हैं जी, जो रोगी है, तो उसकी खुद की सेल लेंगे तो उसे बोलेंगे ऑटोलोगस सेल। अगर मान लो कोई डोनर की सेल ही कोई और दे रहा है अपनी सेल, और क्या है डिसीज़ को सही करने के लिए इंसर्ट की जा रही है, तो उसे बोलते हैं एलोजेनिक सेल्स। और ये आपने पढ़ा भी होगा जी एक स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी होती है, क्या होती है, डिफेक्टिव सेल को सही करने के लिए ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ देख सकते हो आप, इसमें देख सकते हो सम प्रोडक्ट यूज बोथ, मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जीन थेरेपी और सेल थेरेपी को यूज़ करते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। इसके दौरान क्या होता है, स्टेम सेल्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड इन टिश्यू कल्चर, मतलब स्टेम सेल होती हैं जी, उनको मॉडिफाई किया जाता है इसमें टू एक्सप्रेस जीन एंड एक्सपेंडेड सफिशिएंट नंबर्स एंड देन रिटर्न टू द पेशेंट। क्या है, पेशेंट में कोई बीमारी होती है जी, उसको ठीक करने के लिए ये किए जाते हैं सारे मेथड। तो इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे। जीन थेरेपी क्या होती है, जीन को बस चेंज कर देते हैं डिफेक्टिव को। सेल थेरेपी में पूरी सेल को ही चेंज कर देते हैं। और स्टेम सेल क्या होती है जी, ये क्या है, इसमें स्टेम सेल के जरिए जी किसी बीमारी डिसीज़ को तैयार करने के लिए, मतलब डिसीज़ वगैरह को ठीक करने के लिए एक स्टेम सेल तैयार की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, जो क्या है डिफेक्टिव सेल को प्रिपेयर कर देती है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, अभी एक मिसाइल लॉन्च की है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है जी। कितनी रेंज है, 40 to 50 किलोमीटर तक रेंज होगी इसकी। इतने दूरी तक ये क्या है, किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, मार सकती है, नष्ट कर सकती है। और सरफेस टू एयर क्यों बोला है, सरफेस मतलब पृथ्वी से ये, और एयर में मार करके, मान लो कोई हेलीकॉप्टर घूम रहा है कोई, तो फाइटर प्लेन है, इसको क्या है गिरा देगी, मार के डिस्ट्रॉय कर देगी सरफेस से एयर में, तो इसलिए नाम है इसका सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल है जी, देख लो आप। ये डीआरडीओ ने अभी कंडक्ट किया है जिसका 2 सक्सेसफुल लॉन्च किए हैं इसके। डीआरडीओ आप जानती होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मिसाइल वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह, डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है जी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, पार्लियामेंट के पास ही है जी। आपने देखा हो कभी पार्लियामेंट गए हो, वहीं पे जी, उसी के पास। तो ये जो मिसाइल्स है इंडियन नेवी के लिए डेवलप की गई है, और इंडिजीनसली डिजाइंड है और डेवलप्ड है डीआरडीओ ने। मतलब इंडिजीनसली का मतलब है अपने देश में ही ये बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। तो ये क्या है, जो एरियल थ्रेट वगैरह, मतलब टारगेट, मान लो एरियल थ्रेट का मतलब हवा में कोई मान लो हमला कर रहा है, कोई हेलीकॉप्टर वगैरह, लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन, उसको नष्ट कर देगी जी। तो यही था जी इसके बारे में। अब करेंगे जी क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीलिमिटेशन। आप में से किसी स्टूडेंट ने कल जो रिक्वेस्ट की थी कि डीलिमिटेशन पे क्वेश्चन दिया जाए, क्योंकि हमने लेक्चर किया था 4 से 5 मिनट का अलग से, करंट अफेयर में इंक्लूड नहीं किया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डीलिमिटेशन। अभी न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर को स्टेट हटा के यूटी बनाया था ना, उसके लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया था, उसके थ्रू क्या है डीलिमिटेशन की जा रही है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जी डीलिमिटेशन के बारे में। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है जी डीलिमिटेशन के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट ए लॉ फॉर डीलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस। प्रत्येक सेंसस होती है, जनगणना होती है जी, जनसंख्या की जो गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं पॉपुलेशन के, उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को पावर करता है कि वो डीलिमिटेशन एक्ट बना सकता है, कानून बना सकता है एक। सेकंड बोल रही है, देयर आफ्टर डीलिमिटेशन कमीशन इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जब डीलिमिटेशन एक्ट पास किया जाएगा गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पास, उसके बाद क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है जी, बना सकती है, सेटअप कर सकती है। थर्ड बोल रही है, डीलिमिटेशन कमीशन, डीसी का मतलब है जी डीलिमिटेशन कमीशन, हैज़ बीन सेटअप 5 times टिल नाउ। अब तक 5 बार ये सेटअप किया जा चुका है, मतलब डीलिमिटेशन कमीशन 5 बार अब तक बनाया जा चुका है। फोर्थ बोल रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ डीसी। मतलब डीलिमिटेशन कमीशन का जो चेयरमैन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वही इसका चेयरमैन होता है क्या। फिफ्थ बोल रही है, डीलिमिटेशन कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड बाउंड्री कमीशन। तो इसको बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं क्या, डीलिमिटेशन कमीशन को। आपको करेक्ट बताना जी, ये अच्छे से कवर किया था हमने उस लेक्चर में, नहीं देखा तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए लेक्चर। आपके ऑप्शन है जी 1 2 3, बी ए 1 2 4 5, 1 2 5, 1 2 3 4 5, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। बताओ जी। देखो जी,
सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट बिल्कुल सही है, थर्ड बिल्कुल गलत है। कैसे? अब तक 5 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स हुआ जी डिलिमिटेशन कमीशन, 4 टाइम बनाया गया। कब कब? 1952 में, 62 में, 73 में, 2002 में। यह हमने अच्छे से कवर किया जी। तो ये 3 जहाँ पे जी काट दो, ये कट गया, ये कट गया, अब ये इनमें से बच गया जी। अब फोर्थ क्या है जी? फोर्थ भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर या सर्विंग जज को बनाया जाता है जी चेयरमैन। इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जज नहीं होते जी, मेंबर जरूर होते हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के। तो ये भी गलत हो जाता है जी, 4 भी काट दो, हमारा 1 to 5 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट हमने गुरु रविदास के बारे में पढ़ा था जी, एक लेक्चर कल आया था जी, 2 मिनट का लेक्चर है जी, नहीं देखा हो तो देख लीजिए, न्यूज़ में थे अभी इसीलिए लेक्चर बनाया था। देखो जी, जो न्यूज़ में है पॉलिटी का, हिस्ट्री का, उसके लिए आपको लेक्चर मिलेगा। और यूपीएससी हो चाहे कोई एग्ज़ाम हो, सभी उनसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो न्यूज़ में रहा हो। वैसे तो हिस्ट्री इतनी वास्ट है, पॉलिटी इतनी वास्ट है, तो सारी तो कंप्लीट करना बेवकूफ़ी है जी। पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ना बेवकूफ़ी है जी, अब टाइम नहीं है प्रीलिम के लिए पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ना। तो जो न्यूज़ में टॉपिक रहे हैं पिछले 1 साल में, वो एटलीस्ट आप ऐसे करो कि उनसे कोई क्वेश्चन आ जाए, छूटे नहीं। और 99% क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं जी। गुरु रविदास के बारे में स्टेटमेंट है जी, बताओ करेक्ट कौन सी है? फर्स्ट बोल रहे ही बिलोंग टू भक्ति मूवमेंट एरा, ये भक्ति मूवमेंट एरा से बिलोंग करते हैं। हिम्स ऑफ गुरु रविदास, गुरु रविदास के जो मंत्र हैं, हैव बीन इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, इनके मंत्र क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में भी वो इंक्लूड किए गए हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब क्या है जी? सिख किस्म की एक बुक है जी, पवित्र होली बुक, तो उसमें इंक्लूड किए गए हैं क्या? मीरा वॉज ए डिसिपल ऑफ गुरु रविदास, जो मीरा थी जी, फेमस जो वूमन है जी, ये गुरु रविदास जी की शिष्य थी। का 1 1 2 2 3 1 2 3 बताओ जी कौन सा करेक्ट? ऑल ऑफ द ओवर डी करेक्ट है जी। मीरा बाई थी जी, जो इनकी डिसिपल थी मीरा, गुरु रविदास जी की। और ये लोअर कास्ट बिलोंग करते थे जी, हरिजन कम्युनिटी से आते थे जी ये गुरु रविदास, जिसे चमार कम्युनिटी भी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो ये क्या है? निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे। निर्गुण का मतलब है जी फॉर्मलेस गॉड, मतलब गॉड की कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है उनकी, बस क्या है, उनकी निराकार फॉर्म में पूजा करते थे एक तरह से, कोई मूर्ति पूजा नहीं, निर्गुण भक्ति का मतलब ये है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से आपको बताना जी संवैधानिक संस्था कौन सी है जो संविधान के द्वारा बनाएगी? नीति आयोग, नेशनल कमीशन ऑन एससी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बी आंसर करेक्ट है जी, पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में। नेक्स्ट बताना जी गिग इकॉनमी क्या होती है? व्हाट इज गिग इकॉनमी? एग्रीकल्चर इकॉनमी, पब्लिक सेक्टर इकॉनमी, सर्विस सेक्टर इकॉनमी को बोलते हैं क्या गिग इकॉनमी? या फिर ए लेबर मार्केट करेक्टराइज बाय द प्रेवलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांस वर्क। इसका डी करेक्ट आंसर है जी। गिग इकॉनमी होती है जी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शॉर्ट टर्म के लिए क्या है काम करते हैं, जिस बी इकॉनमी में, जैसे जी ऊबर हो गया, ओला हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में इसमें काम करते हैं, लेबर काम करती है। और इन्हें गिग वर्कर बोलते हैं जी, जो इनमें काम करते हैं, जैसे ऊबर ओला में करते हैं जी जो काम, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बोला जाता है जी, मतलब गिग वर्कर। गिग वर्कर किसे बोला जाता है ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, अभी बहुत न्यूज में है जी ये आर्टिकल, किससे डील करता है ये बताना आपको। इसके थ्रू स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, दिल्ली के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन है जी की, स्पेशल प्रोविजन है क्या इसमें। नेक्स्ट है हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट बनाए जाते हैं क्या इससे। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू क्रिएट ए लेजिस्लेचर फॉर यूनियन टेरिटरी, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट क्या है, संसद यूनियन टेरिटरी के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बना सकती है। डी बोलता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रेसिडेंट को पावर देता है ये आर्टिकल कि उनके लिए रेगुलेशन बना सकें। इसका करेक्ट आंसर है जी सी, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि यूनियन टेरिटरी के लिए लेजिस्लेचर बनाया जा सके, कानून बनाया जा सके। मतलब लेजिस्लेचर का मतलब है जी उनके लिए विधानसभा बनाई जा सके, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जा सके, समझे, जो उनके लिए कानून बना सके। और कानून भी बना सकती है जी कोई भी यूनियन टेरिटरी के लिए पार्लियामेंट, इसके रिगार्डिंग कोई भी लेजिस्लेशन बना सकती है, लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है जी, न्यूज़ में हमने कल कवर किया था, आपके इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है।
आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट बोल रही है कार्बन फुटप्रिंट इज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ए पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है जी ये ग्रीन हाउस गैस ही होते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन कितना ग्रीन हाउस गैस क्या है रिलीज करता है अपनी एक्टिविटियों से, व्हीकल चला के किसी से, तो वो है जी क्या कार्बन फुटप्रिंट। सेकंड बोल रही है अडोप्टिंग ए प्लांट बेस्ड डाइट विल लीड टू एन इंक्रीज इन कार्बन फुटप्रिंट। देखो जी अगर जो क्या है पर्सन है वो प्लांट बेस्ड डाइट खाता है, जो फल वगैरह खाता है, फ्रूट वगैरह खाता है, क्या उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है क्या? तो आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट। आपके ऑप्शन है 1 2 दोनों सही या दोनों गलत। देखो जी दूसरा गलत है। अगर प्लांट बेस्ड फ्रूट खाओगे तो उससे कोई CO2 वगैरह ग्रीन हाउस गैस नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल गलत जवाब, ए बिल्कुल करेक्ट है जी। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब यही होता है जो एक्सप्लेनेशन में हमने समझा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा को स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग दी हुई है। पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ये यूनिकैमरल है जी, सिर्फ एक ही इसमें हाउस है, विधानसभा है, सिर्फ विधान परिषद नहीं है क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये बोल रही है ये। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर बोथ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो असेंबली है जी यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी की, उसमें इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं जी, और जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं जी, नामांकित, जिन्हें नामांकित किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आपके स्टेटमेंट है जी 1 करेक्ट 2 करेक्ट, दोनों करेक्ट या दोनों गलत? दोनों सही है जी। इलेक्टेड भी होते हैं जी, नॉमिनेटेड भी। मैक्सिमम 3 मेंबर को नॉमिनेटेड किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसमें पुदुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 30 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं जी इन्हें, जैसे स्टेट में इलेक्शन होते हैं। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी हमारा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसस एंड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। जो जनगणना होती है ना जी, पॉपुलेशन की काउंटिंग, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है सेंसस इज ए स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज, मतलब सेंसस के लिए एक एक्ट बना हुआ है जी, ये सांविधिक एक एक्सरसाइज है जिसके एक्ट के थ्रू की जाती है। एंड ऑल डेटा कलेक्टेड विल बी पब्लिश्ड इन द लोकल एरियाज फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। जो भी डेटा सेंसस में क्रिएट किया जाता है उसे पब्लिक के लिए रख दिया जाता है, स्क्रूटनी के लिए लोकल लेवल पे पब्लिश कर दिया जाता है। सेकेंड बोल रही है ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन इन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज ए ओपन फॉर द यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ग्रांट एंड रेस्ट्रिक्ट बेनिफिट टू द हाउस होल्ड। देखो जी जब ये सेंसस कंडक्ट की जाती है, सारे डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए ये ओपन रहती है इनकी इन्फॉर्मेशन, जिसके वजह से देखते हैं कौन गरीब है कौन अमीर है, पुअर पॉपुलेशन को, ताकि बेनिफिट दिए जा सकें, सब्सिडी दी जा सके। तो आपके ऑप्शन है जी 1 2 दोनों सही है दोनों गलत। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्स्ट आधी स्टेटमेंट तो सही है, स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज है, एक एक्ट बनाया गया था सेंसस एक्ट, उसके थ्रू क्या है ये इंडिपेंडेंस के बाद जनसंख्या की जो गणना होती है, जनगणना होती है, उसके थ्रू करते हैं, लेकिन इसे पब्लिक में लोकल एरियाज़ के लिए पब्लिश नहीं करते, सीक्रेट रखते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। ये बिल्कुल गलत है। सेकंड बिल्कुल सही है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी इसमें। ये आप देख सकते हो जी सेंसस के लिए 1948 में सेंसस एक्ट बनाया गया, तो एक स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज है, एक्ट के थ्रू होती है, रूल्स इसी के अंदर बनाए जाते हैं इस एक्ट के थ्रू, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड की जाती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और विल नॉट बी शेयर्ड विद एनी एजेंसी के साथ शेयर नहीं की जाती, बस उन डिपार्टमेंट वगैरह को देते हैं जिन्हें बेनिफिट देने हो, पुअर पीपल वगैरह को। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको करेक्ट बताना है। आर्टिकल 11 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। आर्टिकल 11 है जी कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुच्छेद 11 है, वो कहता है अगर कोई भी लॉ, कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, इनकंसिस्टेंस होगा, विरुद्ध होगा, या डेरोगेशन होगा, फंडामेंटल राइट की उल्लंघन करेगा जी, वॉयलेशन करेगा या उनकी इंसल्ट करेगा, तो वो वॉइड समझा जाएगा। वॉइड का मतलब है जी रद्द, कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, तो रिपील हो जाएगा अपना। तो इसका सेकंड बोल रही है द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ बिन डिफाइंड इन अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। जो छुआछूत है जी अनटचेबिलिटी, ये एक्ट बनाया गया है एक 1955 में, तो क्या इसमें परिभाषित किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है?
1 2 दोनों सही है, दोनों गलत, दोनों गलत है जी। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि अनटचेबिलिटी को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया ना इस एक्ट में डिफाइन किया गया, समझे। आर्टिकल 17 पढ़ा होगा ना आपने, अनटचेबिलिटी के बारे में है, तो ना उसमें डिफाइन किया गया है ना इस एक्ट में। और ये आर्टिकल 11 नहीं 13 है जी, बस इतनी गलती है इसमें, और बाकी का सही स्टेटमेंट है, 13 में दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, डी आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बियरिंग ऑन इंश्योरिंग ए सेफ वर्क प्लेस फॉर वुमन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो वुमन के लिए सेफ वर्क प्लेस के बारे में हैं, मतलब महिलाओं को कंडीशन सेफ हो वर्क प्लेस पे जहाँ भी काम करती हैं। आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 21 में, कौन कौन से में जी, ये बताओ। देखो जी, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना ऑटोमेटिकली सारे ही सही होते हैं, उनमें सी आंसर करेक्ट है। तो इसमें भी राइट टू इक्वलिटी है जी, इसमें इक्वलिटी का 14 में। इसमें डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो इसके बेस पे भी जो वुमेंस को दिए जाते हैं जी सेफ वर्क प्लेस। आर्टिकल 21 तो लाइफ टू लिबर्टी जी, इसमें तो सब कुछ ही आता है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है जी। लास्ट वन है आज का, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द ग्राउंड ऑफ। देखो जी, अभी बहुत ये न्यूज़ में चल रहा है जी, आर्टिकल 19 है जी, आर्टिकल 19 में दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसी में क्या है, कुछ मतलब आपको फ्रीडम दी गई है, आज़ादी, राइट दिए गए हैं, अधिकार, फंडामेंटल राइट। उसी में क्या है, आर्टिकल 19 के क्लाउज 2 में दिया गया है कि इसके लिए क्या है, स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट। किसके बेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ये आपको बताना है। मतलब आप पे कुछ लिमिट लगा सकती है कि ये काम पे अगर आप की स्पीच और एक्सप्रेशन करोगे तो आपको सज़ा हो सकती है। तो आपके ऑप्शन है जी, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी के बेस पे रेस्ट्रिक्ट कर सकती है गवर्नमेंट। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिसेंसी और मोरलिटी के बेस पे। थर्ड बोल रही है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, जो विदेश होते हैं, विदेशी कंट्री, उनसे फ्रेंडली रिलेशन बनाया जा सके, उसके विरुद्ध अगर कोई आपको स्टेटमेंट दे रहा हो उसके विरुद्ध आप पे क्या है, गवर्नमेंट केस दर्ज कर सकती है क्या। फोर्थ बोल रही है जी, पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना करते हो आप, मान लो कोर्ट के बारे में बुरा, या डिफेमेशन, किसी की मानहानि करते हो आप। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी को अपराध करने के लिए आप उत्तेजित करते हो, तो इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है क्या। आपके ऑप्शन है जी 1 2 1 2 4 2 3 4 1 2 3 4। डी आंसर करेक्ट है जी। सारे ही बेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में देखोगे सारे के सारे लिखे हुए हैं, वहीं से उठाए गए हैं ये। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी।